नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, साथ में नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप जिस भी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हो, वो लक्ष्य इस वर्ष आपको मिल जाए। प्रिय विद्यार्थियों, समय-समय पर मैं अपने जीवन से संबंधित, खास तौर से परीक्षार्थी जीवन से संबंधित चीज़ों को कम्युनिटी सेक्शन में लिखता रहा हूँ। नए वर्ष के अवसर पर हमने एक परीक्षा का उल्लेख किया था। आप लोगों ने उस पोस्ट को पढ़ा, शुभकामनाएँ दी, हौसला को बढ़ाया। तो मुझे लगा कि मेरे अनुभूति में और आप सभी की अनुभूति में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केवल अंतर ये लैपटॉप का जो स्क्रीन है, उसी का है। यानी कि सही गाइडेंस वही व्यक्ति दे सकता है, जो कि उन प्रक्रियाओं से गुज़रा होगा। तो मेरे दिमाग में आया कि 2025 की शुरुआत मैं कुछ नए ढंग से करूँ। आमतौर पर जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो किसी न किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी से जुड़े हुए हैं और तैयारी करते हुए यहाँ के मैटर्स का उपयोग करते हैं और साथ में जो अनुभव है, उसका भी उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम यूजीसी नेट और अलग-अलग राज्यों की परीक्षाओं से संबंधित चीज़ों को बताते थे कि आपको कैसे करना है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हो चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो कितने तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर हम चर्चा करते थे कि कैसे बने, लेकिन इस बार हमने क्वेश्चन को बदला है। कारण यही रहा है कि आप देखेंगे कि एकेडमिया में एक रूपता नहीं है। अलग-अलग तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस है और उसके तहत लोगों का चयन होता है, तो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ये बहुत कम लोग आपको बता पाएँगे कि कितने तरीके से सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसके लिए आपको उन प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जिस शिक्षक से पढ़ रहे हैं, शायद वो इन तीनों प्रक्रियाओं से पहले ही गुज़र चुका है और ढेर सारी बातें वीडियो में होंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर बात करें, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का जो अवसर आपको मिलता है, वो 3 तरीके से मिलता है। पहला कि आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का मौका मिलता है, दूसरा राज्य विश्वविद्यालय और तीसरा कॉलेज में। चर्चा के दौरान ही पता चलेगा कि आप कहाँ पर एकदम सूट हो पा रहे हैं या फिर आपके लिए कौन-सी जगह है। इन तीनों जगहों में से आप अपने का भी मूल्यांकन कीजिएगा कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं। तो आम तौर पर आप देखेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ज़रूरत पड़ती है और ये हायर एजुकेशन के अंतर्गत, यानी कि आप देखेंगे कि यूजी, पीजी, पीएचडी इत्यादि करने वाले विद्यार्थियों को आप पढ़ाते हैं। अब इसकी चयन प्रक्रिया आप देखेंगे कि मुख्य रूप से 2 तरीके की होती है। एक तो सीधी भर्ती, यानी जिसको हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कह सकते हैं। यानी कि एक फॉर्म निकलेगा, उस फॉर्म में योग्यताएँ दी जाई रहेंगी। फिर इसके बाद मेन जो उसका जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है कि आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एपीआई स्कोर क्या है? एपीआई स्कोर को एकेडमिक जगत में कहा जाता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। यानी कि जो अब तक आपने 10वीं से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई की हुई है और साथ में रिसर्च पब्लिकेशन किया है और टीचिंग एक्सपीरियंस, इन सभी को जोड़कर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स बनता है। यानी कि 1-2 दिन की मेहनत इसमें नहीं है, बल्कि आप देखेंगे कि आपके जीवन का लगभग 10 से 15 वर्षों तक का जो भी इसमें आपने खपाया है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो समझिए कि ये मूल्यांकन कितना महत्वपूर्ण होता होगा, क्योंकि जीवन बड़ा उतार-चढ़ाव से भरा होता है। कभी आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, कभी आपके कम मार्क्स आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप एकेडमिक्स जगत में कैसे-कैसे चीज़ों को हासिल किया है, उसका एक पैरामीटर वहाँ पर रहता है। उसके हिसाब से एपीआई स्कोर बनता है। इसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है और आपका चयन हो जाता है। एक तो प्रोसेस ये है। दूसरा प्रोसेस है कि लिखित परीक्षा कराई जाती है और उसके आधार पर कट ऑफ में अगर आप हैं, तो फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, फिर आपका चयन हो जाता है। तो मुख्य तौर पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर
कि जो चयन प्रक्रिया है इन्हीं 2 बिंदुओं से गुजरती है और बाकी कितने तरीके से बनते हैं आपने देख लिया कि आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, आप राज्य विश्वविद्यालय में जा सकते हैं, आप कॉलेज में जा सकते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे कि जिनका चयन कॉलेज में हो गया, वो कोशिश करते हैं कि किसी राज्य विश्वविद्यालय में चले जाएँ। राज्य विश्वविद्यालय वाले कोशिश करते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले जाएँ। ये मनुष्य का स्वभाव है और ऐसा स्वभाव होना चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहता है। बाकी जो उसने पाया है, जो उसने अर्न किया है, वो तो उस पे काम कर ही रहा है। लेकिन हमेशा धुएँ की तरह ऊपर जाने की इच्छा होनी चाहिए। तो सब में होती है। तो ये तीनों चीज़ें थीं। अब हम एक-एक पर बात करेंगे कि आखिरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए किस तरीके से चयन होता है, राज्य विश्वविद्यालय के लिए कैसे चयन होता है और कॉलेजों के लिए कैसे चयन होता है। तो चलते हैं देखते हैं सबसे पहले कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किस तरीके से चयन किया जाता है। आप देखेंगे जब विज्ञापन निकलता है तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स के लिए विज्ञापन निकलता है। यानी कि आप सभी किसी न किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए होंगे। जैसे मैं कुछ विश्वविद्यालयों का नाम यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें आप जेएनयू का नाम ले सकते हैं, डीयू का नाम ले सकते हैं, बीएचयू का नाम ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरीके से हैदराबाद का नाम ले सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम ले सकते हैं। ढेर सारे विश्वविद्यालय हैं, लगभग इनकी संख्या 50 के आस-पास में है, ठीक है? चुनिंदा जो विश्वविद्यालय हैं, उनका मैंने नाम ले लिया और आप सभी जिस भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कम से कम एक बार ये अपने दिमाग में ज़रूर रखिए कि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है कि राज्य विश्वविद्यालय है। तो आप लोगों ने रखा ही होगा, नहीं रखा होगा तो एक बार ज़रूर आप अपना ध्यान ले जाएँगे। तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में आम तौर पर जो विज्ञापन निकलते हैं, वो डिपार्टमेंट्स के लिए निकलते हैं, ठीक है? अब इनकी जो चयन प्रक्रिया होती है, डिपार्टमेंट्स के साथ-साथ कई बार कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे होते हैं, जो कि कॉलेज के लिए भी निकालते हैं, जिसमें मुझे याद है कि बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये 2 ऐसे विश्वविद्यालय मेरे अभी नज़र में हैं, जहाँ पर विभागों के साथ-साथ कॉलेजों के लिए भी आवेदन निकलते रहते हैं। अगर आप विभाग के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसकी चयन प्रक्रिया क्या है? इसको आपको बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है, ध्यान से देखने की ज़रूरत है। चयन प्रक्रिया है कि आपका एपीआई स्कोर देखा जाएगा, फिर रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इसके बाद आपका चयन हो जाएगा। यानी कि चयन प्रक्रिया में कहीं भी लिखित परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। अलग-अलग केंद्रीय विश्वविद्यालय फॉर्म निकालते हैं और अलग-अलग सीट्स होती हैं, अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ होती हैं। सभी लोग फॉर्म भरते हैं और फिर फॉर्म की स्क्रूटनी होती है। एक रिक्रूटमेंट सेल होता है, जो कि फॉर्म की स्क्रूटनी करता है, आपके एपीआई स्कोर को देखेगा। एपीआई स्कोर आप समझ गए होंगे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि 10वीं से लेकर पीएचडी तक का जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है, उसमें आप नेट सर्टिफिकेट को अपने से जोड़ लीजिए क्योंकि आप क्वालिफाई हो ही चुके हैं, तो उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के मन में आ जाए कि क्या विदाउट नेट, हालाँकि आप अखबारों में बार-बार देखते हैं कि यूजीसी ने इस बार नेट अनिवार्य कर दिया है, इस बार हटा दिया है। मुझे कई बार लगता है कि यूजीसी भी कई बार कन्फ्यूज़ रहती है कि आखिरकार किया क्या जाए। कई बार हम नियम कानून कुछ निजी हितों को ध्यान में रखते हुए भी बनाते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब मैं बीएड परीक्षाओं को देने जा रहा था, तो उस ज़माने में कई बार आखिरी योग्यता होती थी कि आपका बीए में 50% होना चाहिए। फिर इसको बदल कर दिया गया 45%। यानी कि कई बार जो नियम कानून बनाते हैं, वो अपने लोगों को ध्यान में रखते हुए भी कई बार परसेंटेज का इधर-उधर कर देते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? बदलाव कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं। कई लोगों को इसका फ़ायदा हो जाता है, कई लोगों को नुकसान भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार नेट को अनिवार्य कर दिया जाता है और कई बार नेट को अनिवार्य नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास नेट है, अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, ठीक है? तो चयन प्रक्रिया में आप देखेंगे विश्वविद्यालयों में अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए तो आपको एपीआई स्कोर अच्छा होना चाहिए, आपका रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, यानी कि जो आप शोध आलेख लिखते हैं, वो भी आपके कम से कम 10 के आस-पास में होने चाहिए। टीचिंग एक्सपीरियंस जितना भी रहेगा आपको अच्छा ही है लेकिन मैक्सिमम इसके अंक निर्धारित किए गए हैं 10 अंक के आसपास में अधिकतम है, ठीक है? तो इन सभी को मिलाकर एक शॉर्ट लिस्टिंग बनाई जाती है और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और फिर आपका चयन हो जाता है। जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ कि आपका चयन हो जाता है,
उतनी पारदर्शिता यहाँ पर नहीं होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि हम यूपीएससी क्वालिफाइड करते हैं, पीसीएस सिविल सर्विसेज निकालते हैं, तो हमारा इंटरव्यू छपता है। सभी लोग इंटरव्यू पढ़ते हैं, उससे कोई न कोई मोटिवेशन लेते हैं और फिर तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन आपने कहीं भी किसी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू नहीं सुना होगा कि मैंने इसके लिए बहुत संघर्ष किया था, मैंने ये चीज़ किया, मैंने वो चीज़ किया, कहीं नहीं। हाँ, किसी का अगर मीडिया से अच्छा संबंध है, तो थोड़ा बहुत निकलवा देगा कि फलाना का लड़का फलाने गाँव का रहने वाला, वो फलाने विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। इससे ज़्यादा आप कहीं भी इंटरव्यू नहीं देखे होंगे। आपको सोचना चाहिए या फिर कई बार आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमने तमाम इंटरव्यूज़ पढ़े, जो भी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर वालों का कभी हमने इंटरव्यू नहीं पढ़ा कि संघर्षों के बाद इसको असिस्टेंट प्रोफेसर मिला हुआ है। यानी कि इसकी जो चयन प्रक्रिया है, वो बहुत पारदर्शी नहीं है। ठीक है? क्योंकि जो भी यहाँ पर क्राइटेरिया है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं कि आप सवाल ही नहीं उठा पाएँगे कि फलाना मुझसे तेज था, ढिकाना मुझसे कमज़ोर था। ठीक है? तो ये सीधी-सीधी भर्ती हो गई। यानी कि आपकी सेटिंग है, आपका परिचय है, आप अपना अच्छा पीआर बनाए हुए हैं, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा बनाए हुए हैं, आप बहुत ही सोशल हैं, तो फिर आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जाने में आप पहले नंबर के दावेदार हो सकते हैं। ठीक है? लेकिन इससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आगे और भी लंबी कहानी है। तो एक आपने देखा कि सीधी भर्तियों में सीधी-सीधी बात मैं एकदम से रियल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो एकदम सच्ची अनुभूति और यथार्थपरक बातों के लिए जुड़े हुए हैं। अब ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं और मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि खूब लंबे-लंबे हाथ करके और बाल संवारते हुए मैं बोल दूँ कि मैं ही इस दुनिया का सबसे विद्वान व्यक्ति हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि विद्वत्ता कदम-कदम पे आप का एग्ज़ाम लेती है, आपकी परीक्षा लेती है। तो कम से कम आपके दिमाग में इतनी चीज़ें बैठ गई होंगी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वो एपीआई स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के आधार पर उनका चयन हो जाता है। इसीलिए आप इनका कहीं भी किसी भी मैगज़ीन में इंटरव्यू इत्यादि नहीं पढ़ते। अब इसमें इनका चयन करने वाले लोग कौन-कौन होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चयन बोर्ड में उस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर होते हैं। वाइस चांसलरों की नियुक्ति कैसे होती है, आप अखबारों में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अब तो यूट्यूब का ज़माना है, आप उनके इंटरव्यूज़ को भी देख सकते हैं। ख़ास तौर से अगर आप डीयू जैसे विश्वविद्यालयों में हैं, तो आप अच्छे से जान पाएँगे। तो एक वाइस चांसलर, इसके बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो जिस विषय से आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ के सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का चुनाव खुद वाइस चांसलर ही करते हैं कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। इसका भी एक पैनल बना रहता है, ठीक है? और इसके अतिरिक्त उसमें कुछ नॉमिनीज़ होते हैं, अलग-अलग कैटेगरीज़ के, जैसे कि ओबीसी के साथ भेदभाव ना हो। ये सब भी केवल कठपुतली की तरह ही होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका उसमें वो नहीं होता, चुपचाप बैठे रहते हैं। एससी, एसटी, ये सब नॉमिनीज़ होते हैं और कुछ नॉमिनीज़, जैसे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में गए हैं, तो राष्ट्रपति के ऑफिस से भी कुछ लोग रहते हैं। तो कुल मिलाकर जो चयन बोर्ड है, वो 8-10 व्यक्तियों का एक समूह होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है और फिर उसी के आधार पर मूल्यांकन होता है और आपने इस चीज़ को अनुभूत किया होगा कि इंटरव्यू अच्छा हुआ कि खराब हुआ, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन है। कई बार खराब हुए इंटरव्यू के आधार पर भी आपका चयन हो जाता है और कई बार आप बहुत ही बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस करते हैं, तो भी आपको चयन से बाहर कर दिया जाता है, जिसका ज़िक्र मैंने पहले से ही कर दिया कि आपको कितने लोग जानते हैं और आपका व्यवहार किस तरीके का है और आप कहाँ पर कैसे सेट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ये हो गया सीधी भर्ती के माध्यम से, यानी कि अगर आप देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको कोई लिखित परीक्षा अभी तक नहीं देनी है। बस उसमें आपको मुख्य रूप से एपीआई स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग के साथ-साथ इंटरव्यू में आपको शामिल होना है और आपका चयन हो गया। तो देखा जाए तो कई बार ये रास्ता काफ़ी ईज़ी होता है। आप जीवन भर किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पीछे घूमते रहे, वाइस चांसलर के पीछे घूमते रहे, अपना अच्छा-सा पीआर बनाते रहे और फॉर्म निकला और आपका बहुत ही आसानी से चयन हो गया और कक्षाओं में जब आप गए, खूब लंबी-लंबी बातें करने लगे और कोई सीधा-साधा व्यक्ति रहे और पूछे कि जब सर आपका चयन हुआ था, तो किसी मैगज़ीन में आपका इंटरव्यू छपा था, मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो वहाँ पर बोलती बंद हो जाएगी। तो ये हो गई सीधी भर्ती। अब यही प्रक्रिया
केंद्रीय विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए कुछ कॉलेजों के लिए भी कॉमन होती है, जिसमें कि मैंने बीएचयू का नाम बताया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बताया। बस इसमें अंतर क्या होता है कि प्रिंसिपल को भी जोड़ दिया जाता है। आप देखेंगे अलग-अलग कॉलेज, खासतौर से डीयू का अगर आप देखेंगे प्रोसेस, तो कुछ इसी तरीके का है। दिल्ली विश्वविद्यालय एक कॉलेजों का पूरा समूह है। उसका एक कैंपस आपने आर्ट्स फैकल्टी देखा होगा और फिर इसके बाद अलग-अलग कॉलेज हैं। उस कॉलेज में भी उन महाविद्यालयों में भी अलग-अलग तरीके की क्राइटेरिया है और उनकी रैंकिंग भी है कि हिंदू कॉलेज नंबर 1 पे है, तो फलाना कॉलेज 2 पे है। इसी तरीके से है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के सिर्फ एक कॉलेज का परमानेंट इंटरव्यू देने गया हुआ था, वो था दयाल सिंह कॉलेज, जोरबाग रेलवे स्टेशन उसी के बगल में है। इसके बाद मुझे वास्तविकता पता चल गई, तो मैं दूसरे तरफ रुख अपनाया और वो कहानी मैं बताऊँगा। मैं आप सभी को कहानी ही बता रहा हूँ और कहानी के माध्यम से रास्ता भी खोल रहा हूँ कि यूजीसी नेट क्वालीफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। असली चुनौती तो आगे है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे अगर आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या-क्या यहाँ पर क्राइटेरिया है। दोनों तरीके के क्राइटेरिया बताया, जो कागज पे क्राइटेरिया है उसको भी बता दिया और जो कागज के अलावा क्राइटेरिया है उसके बारे में भी हमने बता दिया। तो ये तो हो गया केंद्रीय विश्वविद्यालय और हर यूजीसी नेट क्वालिफाइड और पीएचडी धारी विद्यार्थी की इच्छा होती है कि वो एक अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और केवल पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी होती हैं और फैसिलिटीज भी होती हैं जिसको कि हम कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य विश्वविद्यालय के ऊपर। राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे भारत भर में हर राज्य में अलग-अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं और उनके चयन प्रोसेस है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट्स के लिए एप्लीकेशन आते हैं, आवेदन फॉर्म निकाले जाते हैं और साथ में कुछ कॉलेजों के लिए भी निकाले जाते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर जो वैकेंसीज आती हैं वो विभागों को ध्यान में रखते ही आती हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें 2 तरीके की चयन प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। खास तौर से उत्तर प्रदेश के होने की वजह से उत्तर प्रदेश में मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक पोस्ट भी लिखा हुआ था कम्युनिटी सेक्शन में। आप लोगों ने नए वर्ष के उपलक्ष्य में उसको पढ़ा था और चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा कनेक्ट करेंगे। तो राज्य विश्वविद्यालयों से भी आवेदन फॉर्म निकलते हैं, आप फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पर भी जो चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है, कुछ-कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालयों से मिली-जुली ही है कि एपीआई स्कोर होना चाहिए आपका, इसके बाद रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, इसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू किया जाएगा। ये भारत के अलग-अलग राज्यों में ये चयन प्रक्रिया है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में 2-3 साल पहले यानी कि 2019 के आसपास में एक रेगुलेशन लाया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों में अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, तो उसको लिखित परीक्षा भी देनी चाहिए। तो खास तौर से जो मेहनती विद्यार्थी हैं, जिनको लगता है कि उनके गॉडफादर नहीं है, तो उनके लिए खुशखबरी रही। लेकिन इसका धीरे-धीरे मिसयूज़ टाइप का भी होने लगा, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि एपीआई स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ-साथ लिखित परीक्षा का भी प्रावधान किया गया और 40 नंबरों की लिखित परीक्षा भी कराई गई। ठीक है? इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा, फिर इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है? तो यहाँ पर निर्धारित ये किया गया कि एपीआई स्कोर होगा, फिर अ, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद लिखित परीक्षा। और ये भी निर्धारित किया गया कि एक सीट के लिए अगर 1 सीट है, मात्र 1 सीट है तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा और अगर 2 सीट है, तो यहाँ पर 15 लोगों को बुलाया जाएगा। यानी कि पहली सीट जो है, उस पे 10 और आगे की जो सीटें हैं, उस पे 5-5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। तो ये पहले से कुछ ज़्यादा पारदर्शी रूप दिखाई पड़ता है। अगर कागज़ों पर देखें तो बहुत ज़्यादा पारदर्शी ये रूप है और साथ में अगर आपको इंटरव्यू देना है, तो आपको एक पीपीटी प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा और इसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका 2 पार्ट्स में होगा। पहले आपका प्रेजेंटेशन होगा। आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाएँगे। उसमें से आपको जो अच्छा लगे, वहीं पर आपको बनाना पड़ेगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी चलती रहेगी। प्रोसेस को देखते हुए आपको लगेगा कि शायद इस तरीके का ही प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन बाद में आपको निराशा भी हो सकती है। तो पीपीटी प्रेजेंटेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, सब कुछ होगा, 5 मिनट का वक़्त दिया जाएगा और अच्छी बात ये है कि जब आप पीपीटी प्रेजेंटेशन देने जाएँगे,
तो उसमें जो चयन बोर्ड है, जिसमें मैंने बताया था कि वीसी, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, नॉमिनीज इत्यादि होते हैं, इसमें आपको रिसर्च स्कॉलर्स को भी जोड़ा जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। यानी कि जिस कमरे में आप अपना प्रेजेंटेशन देने जाएँगे, वो कमरा पूरा भरा-भरा रहेगा और आपको लगेगा कि आप बल्कि क्लास लेने आए हुए हैं, इंटरव्यू देने नहीं गए। तो वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर भी रहते हैं। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में हुआ, खास तौर से लखनऊ विश्वविद्यालय इसमें अभी तक बहुत आगे चल रहा है। जब से ये नियम कानून आया, तब से लखनऊ विश्वविद्यालय के जो भी वाइस चांसलर रहे हैं और उनको बैक टू बैक उनके कामों की वजहों से या फिर उनके अन्य प्रतिभाओं की वजहों से लगातार 2 कार्यकाल दिया गया, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। तो वो विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से फॉलो करते हुए बैक टू बैक अ, रिक्रूटमेंट निकाला, आवेदन फॉर्म को निकाला। हालाँकि अन्य विश्वविद्यालयों में जैसे कि आजमगढ़ में नई यूनिवर्सिटी खुली, इसके बाद बलिया में एक नई यूनिवर्सिटी खुली, मेरठ में या फिर झांसी इत्यादि में भी कुछ-कुछ विषयों में परीक्षाएँ कराई गई हैं और चयन भी हुए हैं। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय डंके की चोट पर तमाम चीज़ों को मतलब इग्नोर करते हुए और लगातार वो मतलब कि चयन प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। ये देखने में अच्छा भी है और जिनका नहीं चयन होता है, तो उनके लिए खराब भी है। तो खैर मतलब वो तो अलग पक्ष है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आप पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एपीआई स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ-साथ लिखित एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। लिखित एग्ज़ाम देंगे, सभी को मिलाकर आपका एपीआई स्कोर तैयार किया जाएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि विश्वविद्यालयों के लिए, खास तौर से डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं आती हैं। मैक्सिमम बहुत सीट आएगी तो 4 से 5 सीट आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आती। तो कॉम्पिटिशन बहुत हाई लेवल का है और यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद्यार्थी ढेर सारे हैं। लेकिन वो पिछड़ते कहाँ हैं? इसी एपीआई स्कोर में पिछड़ जाते हैं। अगर आप पीएचडी नहीं है, रिसर्च पब्लिकेशन पर बिल्कुल ध्यान आपका नहीं है और टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पिछड़ जाएँगे। इसलिए आपने देखा होगा जो मैं लगाया हुआ था एक वहाँ पर पिक्स, जिसमें कि मेरा जो एकेडमिक स्कोर था 100 में 95 था। यानी कि मेरा एपीआई भी अच्छा, ठीक है? रिसर्च पब्लिकेशन मैं आप सभी को बहुत ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ, लेकिन समय-समय पर मैं लिखता रहता हूँ, ठीक है? और टीचिंग एक्सपीरियंस भी लगभग 8 सालों का हो गया है मेरे पास। तो अब 100 में 95 मैक्सिमम है। हालाँकि मेरा स्कोर 100 प्लस बनता है, लेकिन हमें 95 नंबर ही मिल पाएगा। अगर आप भी क्राइटेरिया को आप पूरा करते हैं, तो आपका भी 95 मैक्सिमम आपको 95 मिल सकता है, तो वो मिला, ठीक है? अब इन सभी को मिलाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक? तो उत्तर प्रदेश का आप अच्छे से समझिए, जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को समझ जाएँ कि एपीआई स्कोर के साथ-साथ लिखित एग्ज़ाम के साथ-साथ इंटरव्यू और इंटरव्यू भी 2 तरीके का होता है, जिसमें कि पीपीटी प्रेज़ेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू जो जिसको कि अभी तक हम लोग इंटरव्यू समझा करते थे। उसमें रिसर्च स्कॉलर नहीं होते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके लिए एक अच्छी बात ये है कि अ, शोधार्थी होते हुए भी एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि आखिरकार असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन कैसे होता है। मैं उन लकी विद्यार्थियों में हूँ या फिर इंटरव्यू देने वालों में हूँ कि इस चैनल के बहुत सारे विद्यार्थी उस पैनल में बैठे रहते हैं। मैं 2 बार इंटरव्यू दिया और दोनों बार मेरे विद्यार्थियों, शोधार्थियों वहाँ पर बैठे थे और उनको लगता था कि जिस व्यक्ति को हम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर भी आया हुआ है और बाद में मैसेज इत्यादि के साथ बात भी होती थी कि सर मैं उसमें बैठा था। तो ये देखकर या जानकर मुझे खुशी भी होती थी कि जो मैं काम कर रहा हूँ, वो काम ये चयन बोर्ड तक भी पहुँच चुका है, ये अच्छी बात है। चयन हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस खुशी को मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकता हूँ। तो ये कुछ उपलब्धियाँ रही हैं जो कि आप लोगों की वजह से रही, ठीक है? तो ये तो हो गया उत्तर प्रदेश का। अब बात करते हैं कि कुछ राज्य विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो कि विभागों और कॉलेजों दोनों के लिए एक ही प्रोसेस को अपनाते हैं। जिसमें कि बिहार राज्य ऐसा इकलौता मैं कहूँ या फिर इसमें झारखंड को भी जोड़ लूँ, तो ये दोनों ऐसे राज्य हैं जो कि ऐसे प्रक्रिया को अपनाते हैं जो कि विश्वविद्यालय के लिए और कॉलेज के लिए, दोनों के लिए समान तरीके से। जिस प्रोसेस के थ्रू मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो बिहार में क्या है कि आपके एपीआई स्कोर, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस के बाद जो इंटरव्यू है,
इन सभी का अंक मिलाकर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका दिया जाता है। और जब आपका चयन होता है तो आप यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेज के लिए दोनों के लिए सेम रहते हैं। भले आप कॉलेज में हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के ही अंग हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालय बिहार में दोनों अलग-अलग नहीं है, बल्कि दोनों का जो ढांचा ऐसा बनाया गया है कि कॉलेज का जो एम्प्लॉयी है वो विश्वविद्यालय का एम्प्लॉयी। हो सकता है कि जो कभी विश्वविद्यालय में पोस्टेड है वो कॉलेज में जा सकता है, और जो कभी कॉलेज में है वो विश्वविद्यालय में भी जा सकता है। ये बड़ा बड़ा ही मतलब एक मैं कहूँ कि यूनिक ढंग का यहाँ पर स्ट्रक्चर है बिहार में। तो ये अच्छा भी है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर किसी अन्य जगह पर कॉलेज में हैं, तो आपको विश्वविद्यालय में जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन बिहार में अगर हैं, तो आप कॉलेज से होते हुए विश्वविद्यालय तक भी पहुँच सकते हैं। ठीक है? ये सभी क्या है, एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। माना जाता है कि ये अलग-अलग नहीं, अलग दूसरे राज्यों में अलग-अलग माना जाता है। जैसे कि अभी मैं बात करूँगा उसके ऊपर। तो आपने देखा कि राज्य विश्वविद्यालयों में भी चयन प्रक्रिया कैसे-कैसे अलग-अलग है। कई जगह पर केवल विभागों के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं, कई जगहों पर विभागों विभागों के साथ-साथ कॉलेजों के लिए भी निकाले जाते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि कई राज्यों में कमीशन के थ्रू यानी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू भी फॉर्म निकाले जाते हैं। उसकी लिखित परीक्षा होती है और फिर साक्षात्कार होता है। तो अभी तक आपने देखा कि राज्य विश्वविद्यालयों में मिला-जुला है कि कहीं-कहीं पर सीधे-सीधे एपीआई स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए जाते हैं। कई जगहों पर लिखित परीक्षाओं का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का नाम आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ठीक है? तो इस प्रक्रिया से मैं गुज़र चुका हूँ और उसको मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं, जो तीसरा यहाँ पर प्रोसेस है वो है कॉलेज का। कि कॉलेज आप देखें कि अलग-अलग राज्यों में ढेर सारे कॉलेज हैं। उन कॉलेजों में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो राज्य होते हैं, अपने सबसे विश्वसनीय जो संस्था है उसका नाम है स्टेट पीएससी, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। उसको कई बार मौका दिया जाता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन कीजिए और सूची दीजिए और हम अलग-अलग कॉलेजों में उनको भेजेंगे। जिसमें आपने नाम सुना होगा एचवीपीएससी यानी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, हरियाणा लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। उत्तर प्रदेश में एक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, और इसी तरीके से आपने यूपी हायर एजुकेशन यूपीएचईएससी का नाम सुना ही होगा। ठीक है? इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, गुजरात लोक सेवा आयोग। तमाम तरीके के लोक सेवा आयोग हैं। अगर मैं एक विषय के रूप में देखूं तो हिंदी पट्टी में जितने भी आयोग हैं उन पे आपकी कड़ी नजर होनी चाहिए। तो ये सभी आयोग कॉलेजों में पढ़ाने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन करते हैं और उनकी सूची भेजते हैं। तो इसके लिए चयन प्रक्रिया क्या है? बहुत ही नॉर्मल तरीके का। इसमें एपीआई स्कोर का कोई झंझट ही नहीं। एपीआई स्कोर को हटा दिया गया है। हाँ, बस ये लिखा रहता है कि आपका मतलब अच्छा होना चाहिए, कम से कम जो 55% के आसपास में रिजल्ट होना चाहिए, जो यूजीसी नेट का है, उसी प्रोसेस को अपनाया जाता है। तो इसमें आपको नेट होना एकदम से अनिवार्य होता है। इसके बाद लिखित परीक्षा कराई जाती है और फिर इंटरव्यू कराया जाता है, जिसकी की तैयारी मैं आप सभी को कराता हूँ। और आप देखेंगे कि इन तीनों कैटेगरीज में आप अगर कहीं अपने को सेफ महसूस कर रहे होंगे, तो वो इसी प्रोसेस में कर रहे होंगे। क्योंकि इसमें अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आप सफल हो जाएँगे। आप भले किसी दूर-दराज कॉलेज में चले जाएँ, वो अलग बात है। लेकिन आप अगर एकदम संकल्पित होके लगे हुए हैं, तो यहाँ आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर भीड़ जो है, वो सीधी भर्तियों की तरफ ही जाने की कोशिश करती है। तेज-तर्रार विद्यार्थी आप देखेंगे कि ज़्यादातर कॉलेज में स्थापित होते हैं, पदस्थापित होते हैं। जो तेज-तर्रार आप अपने क्लास के बहुत तेज-तर्रार विद्यार्थियों को देखिए, तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में आपको नहीं दिखेंगे। वो किसी न किसी कॉलेज में दिखाई पड़ेंगे। और मुझे याद आता है एक नामवर सिंह का लेख कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। पहले ये माना जाता था कि कॉलेज के बिना कोई नॉलेज नहीं होता है। हालाँकि अब हर जगह वो बना हुआ है कि जो किसको बोलते हैं हायरार्की, कि केंद्रीय विश्वविद्यालय वाले अपने को अलग ब्रांड का मानते हैं, राज्य विश्वविद्यालय वाले अपने को अलग ब्रांड का मानते हैं। कॉलेज वालों को लगता है कि मैं तो जीवन जन्म लेकर ही अपराध कर दिया, मैं कॉलेज में ही रह जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप समाज में अपने को ज़िंदा
रखने की कोशिश करते हैं या फिर अपने जीवन को सार्थक रखना चाहते हैं, तो ये भी उपलब्धि कम नहीं है कि अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सैलरी इत्यादि में कहीं कोई अंतर नहीं है। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बहुत कुछ अंतर है तो वो एचआरए में है, वो भी शहर के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस शहर में, उसकी भी कैटेगरी बनाई गई है। मैं बहुत आगे बात करूँगा, कभी आप लोगों के मन में जिज्ञासा आएगी तो करूँगा। अभी मेरा फ़ोकस ये था कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करके क्वालिफ़ाइड कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं, तो कितने तरीके से असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकते हैं। तो हमने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में कैसे बन सकते हैं, राज्य विश्वविद्यालयों में कैसे बन सकते हैं और कॉलेजों के लिए तो मैं लगातार आपसे भी इसे चर्चा करता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में बनने के लिए रास्ता आपके लिए काफ़ी आसान है, क्योंकि यहाँ पर किसी गॉडफ़ादर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेट क्वालिफ़ाइड हो गए और लिखित परीक्षा में आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर दिए और इंटरव्यू में भी काम चलाऊ परफॉर्मेंस कर दिए तो भी आपका चयन हो जाएगा और आपके पास ऑप्शन बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक स्टेट में ही जा सकते हैं, आप अलग-अलग राज्यों में जा सकते हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मुझे याद आ रहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश में 3 बार इंटरव्यू दिया। ये सारी चीज़ों को याद करते हुए प्रिय विद्यार्थियों, आपको लगता होगा कि मैं क्या कोई चीज़ बढ़ा-चढ़ा कर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अगर क्रिकेट की भाषा शैली में मैं कहूँ, तो मेरा रिप्ले क्या है? मेरा रिप्ले पूर्व के जो भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए, जिसमें कुछ स्टेज तक पहुँचा, तो उसको मैं याद करता हूँ। अगर एक खिलाड़ी अपने परफ़ॉर्मेंस को मापना चाहता है, तो वो अपना रिप्ले देखता है कि मैं कैसे अच्छा खेला था, कहाँ पर गलती किया था। अगर मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय का आप लोगों को पोस्ट लिखा भी था, तो ये केवल बताने के लिए था कि चयन होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन जिसने चयन किया, चयन बोर्ड जो रहा है, वो अगर कभी अगर मैं अच्छा अपने जीवन में करता हूँ, तो उसको ये होना चाहिए, अफ़सोस होना चाहिए कि आप सही व्यक्ति का चयन करें। हर निर्णय सही-गलत हो सकते हैं, वो उसका पैमाना अलग हो सकता है। जिनका चयन हुआ है, जितने भी यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनके कक्षाओं में अगर बैठेंगे, तो वो 1 सेकंड ज़रूर कहेंगे कि फलाँ सर का भी यहाँ पर होना चाहिए था। ऐसी मतलब मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए कई बार खुद का मूल्यांकन करते हुए, क्योंकि मैंने तमाम उपलब्धियों को देखा, लेकिन मैंने कोशिश की कि अपना पैर ज़मीन पर ही रखूँ। कभी भी मैं अपने पैर को ऊपर करने की कोशिश, उड़ने की कोशिश मैंने नहीं किया। आप लोगों ने चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी। तमाम चीज़ों को, उतार-चढ़ाव को मैं महसूस करते हुए आपके साथ लगातार बना रहा। आपको नहीं मालूम होगा कि मैं कहाँ पर कैसे-कैसे चीज़ों से लड़ रहा हूँ, फिर भी कभी गैपिंग करने की कोशिश हमने नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हम अपना रिप्ले देखते हैं। हम खिलाड़ी तो हैं नहीं कि 4 मैच खेले, तो अच्छा खेले तो लगातार खेलते रह गए, 4 मैच में फ्लॉप हुए तो खत्म हो गए। टीचर का पोस्ट ऐसा होता है कि वो कई पीढ़ियों का निर्माण करता है और उसको अगर अच्छा मौका दिया जाता है, तो वो बेहतर लोगों को तैयार कर सकता है। लेकिन जो हमारे नियति नियंता हैं, जो चयन करने वाले हैं, उनको लगता है कि ईश्वर के बाद उन्हीं का नंबर है, तो शायद कई बार वो निर्णय लेने में ईश्वर से भी अपने को ऊपर मान लेते हैं। तो खैर, जीवन को लेकर मैंने कहा कि जीवन 2 खंभों के बीच में चलता है, सरल और संघर्ष। कुछ लोग जो सीधी भर्तियों के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चले गए, उनका जीवन सरल हो गया। वो इन पीड़ाओं को, इन अनुभूतियों को वो किसी से बात किस तरीके से कर पाएँगे? जितने सहजता के साथ, जितने बोल्डनेस के, साहस के साथ मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, शायद आप किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर से पूछेंगे, तो हो सकता है कि वो आपको टाइम भी ना दें। उसको लगेगा कि मेरे पास तो बहुत सारे काम हैं, लेकिन आप देखेंगे कि खाली दिखाने के काम हैं। बहुत सारी सच्चाइयाँ मैं उनको नहीं बोलना चाहता हूँ। इसी तरीके से राज्य विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट्स में, खास तौर से मैं खास एक विश्वविद्यालय का नाम ले रहा हूँ। हालाँकि मैं इसको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, केवल चीज़ें हैं, क्योंकि मैं अगर अपने इतिहास को खंगालूँगा, तो मुझे याद आएगा कि मैं इस विश्वविद्यालय को मैंने ट्राई किया था और ट्राई किया था, तो मैं कभी अपना मेरा पोज़ीशन बदला ही नहीं। पोज़ीशन एक था, तो एक ही था। ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी को लगे कि ठीक है, नहीं चयन हुआ तो सर को बुरा लगा, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन मैं जब उस लिस्ट को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर मैं मान लीजिए तीसरा, चौथा, 5वें नंबर पे होता, घटबड़ होता मेरा, तो मैं सोचता कि मैं खुद नहीं कंसिस्टेंट हूँ, तो क्या मैं किसी को ब्लेम कर सकता हूँ। लेकिन किसी स्थान को बचाना, अगर यही मैं क्रिकेट खिलाड़ी होता, तो चारों तरफ अखबारों में आ जाता कि रैंकिंग 1 पाया, रैंकिंग 1 पाया। लेकिन ये एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स में इसीलिए आप किसी का इंटरव्यू नहीं पढ़ते और दुःख तब होता है कि जब जो वाइस चांसलर इत्यादि होते हैं, वो पारदर्शिता का ढोंग रचते हुए
तमाम मीडिया चैनलों में इंटरव्यू देते हैं कि मैंने बहुत अच्छा ये किया, मैंने वो किया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोग खुद जब इस युद्ध मैदान में आएँगे, तो चीज़ें पता चल जाएँगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत हैं, बंद करने का मन नहीं कर रहा है। नए वर्ष का ये दूसरा दिन है, यानी जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, तो 2 जनवरी है और मुझे लगा कि अपने विद्यार्थियों से बातें तो मैं लगातार करता रहूँगा, लेकिन क्यों ना उनको बताया जाए कि अगर वो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, ये फ़ील्ड बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। केवल यूजीसी नेट क्वालिफ़ाइड कर लेना और पीएचडी में एडमिशन ले लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे जानने-पहचानने वाले लोग हैं, जो कि मेरा क्या संघर्ष है, मेरा तो जो है, वो ज़्यादा संघर्षशील है, वो तो आर्थिक रूप से भी बहुत परेशान है। हालाँकि इन सब के बीच आप देखेंगे मेरी एक खास विशेषता कि मैं तमाम व्यस्तताओं के बीच आप लोगों से चर्चा करने की कोशिश करता हूँ और चाहता हूँ कि कुछ सही बातें बताई जाएँ। उन्हीं के क्रम में हमने बता दिया कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप कहाँ और कैसे, कितने तरीके से बन सकते हैं और अब आप खुद मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ पर फिट बैठ रहे हैं आपके लिए, कौन-सा ये जो वर्ग है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय है या फिर कॉलेज है, इसमें आप मेहनत करेंगे तो जल्दी से सफलता मिलेगी। मेरे हिसाब से नंबर 3 है और आप मेहनत करिए, फिर आगे प्रोसेस में लगे रहिए और जैसे आप लोग मुझे सांत्वना दे रहे हैं कि सर आपके लिए कोई अच्छी चीज़ बनी हुई है और अच्छी जगह बनी हुई है, वैसे ही मैं भी आप लोगों से कहूँगा कि इसी तरीके से अपना पढ़ते रहिए। बीच में एक विद्यार्थी ने कमेंट्स किया था कि आप एक जगह असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं, तो फिर वहाँ का इंटरव्यू क्यों दिए? अब उनको समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू कोई क्यों देता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाए। जो उसके हाथ में है, उसको करना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी पूरी चीज़ों को समझ पाए होंगे और आपको लगा होगा कि अरे यार! अब तक तो हम यूजीसी नेट को ही सबसे बड़ी बात समझ रहे थे, आगे तो और बहुत बड़ा झोल है। झोल है, लेकिन इसी में बहुत सारे हमारे जानने वाले, पहचानने वाले और जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो अपने कामों को कर रहे हैं। तो जो आपके हाथ में उसको करना है और जो सामने वाले के हाथ में है, उसको करने दीजिए और हिसाब तो ऊपर वाला सबका करेगा ही। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये सारी बातें आप सभी को बहुत अच्छी लगी होंगी और लगा होगा कि हाँ, अगर सच्चे गुरु के संपर्क में रहना है, तो शायद ये प्लेटफ़ॉर्म 2025 के लिए अच्छा हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।